टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और भाई शाम के 6:30 बज चुके हैं, हम लोग एक बार आ चुके हैं फिर से। भाई सभी स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए और साथ ही साथ एलटी कमीशन के लिए। ठीक है, सब चीज़ों पे बात करेंगे आज, जितने भी क्वारीज हैं। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वारीज हो तो आप जो है हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा कुछ समय में। ठीक है, तो देखिए एलटी कमीशन की अगर आपने तैयारी करनी है तो हिंदी लिटरेचर और ग्रामर जो है आप अभिनव की बुक है और अशोक तिवारी की बुक है, इन दो बुक से आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एलटी कमीशन के लिए अगर आप जीके पढ़ना चाह रहे हैं, जीएस की स्टडी करना चाह रहे हैं तो देखिए एलटी कमीशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जीके तो नहीं आती। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जीके नहीं आती, तो इसलिए आप इजीली जो है ना, आपके पास कोई भी जीएस की ल्यूसेंट की किताब है या किरण की किताब है तो आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं, या अरिहंत की पाथ फाइंडर है तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, इनमें से किसी भी किताब को। और रही बात टीजीटी आर्ट्स कमीशन की, जैसे आप लोग जानते हैं कि टीजीटी आर्ट्स का लेवल भाई दिन प्रतिदिन जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। देखिए कल मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा इसमें, जिसमें आपको टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पिछले 3 से 4 सालों का सारे क्वेश्चन पेपर्स किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या एवरेज रही है पिछले 4 से 5 सालों की टीजीटी आर्ट्स की, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कल। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं टीजीटी आर्ट्स के साथ इस समय कॉमर्स मर्ज किया जा चुका है और बहुत सारा पार्ट जो है वो आपका कहाँ से आ रहा है, तो वो आपका बिजनेस अकाउंट्स के पोर्शन से आ रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यही पोर्शन पे हमने अपना जो है ना मेन फोकस बनाना है, कॉमर्स पोर्शन पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री वगैरह तो पॉलिटी वगैरह हो गया, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, ये सब चीज़ें तो हम लोग आमतौर पर कर ही लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेन पोर्शन जो हमारा है, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा टफ जानना शुरू कर चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस बार ये क्वारी आ रही थी, सर हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, क्योंकि हिस्ट्री के लिए तो भाई पढ़ा हुआ जो उन्होंने जिस भी किताब से पढ़ा था तो वो आया। देखिए टीजीटी आर्ट्स के लिए आप कभी भी मैं आपको ये बुक्स प्रेफर नहीं करूंगा, जैसे कि आपकी ल्यूसेंट होगी, किरण होगी, क्योंकि ये इनके बस का रहा नहीं टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत लेवल हाई जा चुका है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का। तो इसलिए देखिए अगर हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़नी हो तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप लोग राम शरण शर्मा पढ़ सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी। और आप मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो है सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी अगेन। ठीक है, और आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र या फिर आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की राजीव अहिर, ये 2 किताबें जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ये 3 बुक्स आपने अच्छे से हिस्ट्री पोर्शन पढ़ ली। ठीक है, ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा 11th और साथ 12th, और ये है फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और अगर आपने तैयारी करनी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो 9th-10th की सबसे बेस्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी, ये आप बुक्स पढ़ लीजिए, आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है भाई, और संविधान के लिए तो भाई एकमात्र किताब भाई मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती है बहुत एम लक्ष्मीकांत, इससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं जिन्हें आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भाई हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको बता दूं कि 40 जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके, जीएस के 40 महत्वपूर्ण अध्याय जो है हम करने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इसमें हम भाई सभी तरह के टॉपिक्स करने वाले हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, इकोनॉमिक्स के भी करेंगे। ठीक है ना, तो भाई बिल्कुल इकोनॉमिक्स तो आज के समय पे जो है ना टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए बहुत मस्त हो चुकी है। तो भाई अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बोर्ड में लिखा देख रहे होंगे, आज का पहला हमारा टॉपिक है भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बनना। देखिए भारतीय संविधान के बनने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टाइमलाइन को, कि शुरुआत कहाँ से होती है। भाई शुरुआत कहाँ से हुई इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 1920s में 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ लौटे थे, भाई भारत लौटे थे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को
हमारे महात्मा गांधी जी आए थे कहां से वापस, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी जी। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी आए, आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने आते ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया, फिर 1918 में जो है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी। तो लगातार आते उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए और 1920s में लोगों को लगा कि भैया गांधी जिस हिसाब से आंदोलन करते जा रहे हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन, तो लोगों को लगा कि देश की आज़ादी जो है भाई वो बहुत निकट है। और लोगों ने सोचा कि जब देश आज़ाद होगा तो उसके लिए हमें एक संविधान की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, हमारे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमान मिस्टर M.N. रॉय साहब, याद रखिएगा भाई। तो 1934 में 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय साहब। तो इन भाई साहब ने सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये डिमांड रखी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, ठीक है ना। ये डिमांड रखी 1934 में M.N. रॉय। तो शुरुआत कहां से हुई संविधान की मांग उठने की, 1934 से ये शुरुआत हुई है, ठीक है। इसके बाद समझिए भाई क्या हुआ, इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान जो है कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी में रहा है, ठीक है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई अब देश की लड़ाई लड़ी हमने, खून बहाया हमने, और जब अब संवैधानिक सभा बनने की बात आई तो फल जो है ये M.N. रॉय जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। कौन सी पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने याद रखिएगा 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी, CPI की। कौन सी पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे हमारे M.N. रॉय साहब। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई फल जो है वो कम्युनिस्ट वाले खा जाएं, ऐसा तो भैया हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1935 में ये डिमांड कांग्रेस पार्टी ने भी रख दी, किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने, अंग्रेजों के सामने, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी ने भी रख दी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, ठीक है भाई। भारत के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए, 1935 में, याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं चाहती थी कि जो हमारी संवैधानिक सभा बने उसमें किसी भी तरह का ब्रिटिशर्स का यानी कि अंग्रेजों का कोई भी इंटरफेरेंस रहे, ठीक है। तो इसके लिए याद रखेगा कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे ये मांग रखी कि हमारी जो संवैधानिक सभा है वो कैसी होनी चाहिए? वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हमारी संवैधानिक सभा कैसी होगी? तो स्वतंत्र होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमारी संवैधानिक सभा स्वतंत्र होनी चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1940 में एक ऑफर लाया गया जिसे कहा गया अगस्त ऑफर, ठीक है ना। अगस्त ऑफर आया, क्योंकि ये ऑफर अगस्त के महीने में आया था इसलिए इस ऑफर को कहा गया भाई क्या? अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर के तहत अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू साहब की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ हम आपकी संवैधानिक सभा बना करके देंगे जिसमें अंग्रेजों का कोई भी क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ जाती है अब आपको। अब इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को क्या स्टार्ट हो गया था? आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में। और हुआ क्या था कि अचानक से जर्मनी ने क्या कर दिया था भाई? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अचानक से क्या हो गया था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। देखो जर्मनी का जो चांसलर था जिसका नाम था भाई एडोल्फ हिटलर, वो बड़ा सनकी किस्म का इंसान था और वो चाहता था कि विश्व के नक्शे पर सिर्फ एक ही देश होना चाहिए। और वो क्या है? विश्व के मानचित्र पर एक ही देश, वो है जर्मनी होना चाहिए। तो उसने अपनी सनक में आकर के पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे देश क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, ठीक है। और जैसे कि हमारा ब्रिटेन, जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ करके क्या ले रहा था? हिस्सा ले रहा था, उसकी भी हिस्सेदारी थी। तो अंग्रेज जब बढ़ चढ़ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे तो युद्ध फ्रंट पे उनके सैनिक भी आए दिन क्या हो रहे थे भाई? मारे जा रहे थे। तो अंग्रेजों के सैनिक मारे जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा भाई देखते हैं हमें युद्ध फ्रंट पे टक्कर दे रहा है तो दे कौन व्यक्ति रहा है। तो एक तो उन्होंने देखा, पहला एक तो हमें दे रहा है इटली का बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है ना। इटली का व्यक्ति जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है ना। और दूसरा था हमारा जर्मनी का एडोल्फ हिटलर,
ठीक है भाई। दूसरा था जर्मनी का एडोल्फ हिटलर। तो ये दो लोग अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे युद्ध फ्रंट पे, और उनके सैनिक भी मारे जा रहे थे युद्ध फ्रंट पे। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक कहानी समझ में आती है। तो अंग्रेजों ने कहा भाई मरने मारने के लिए हमारे सैनिक क्यों जरूरी है, क्यों ना हमारे पास भारत जैसा देश है, क्यों ना हम भारत के सैनिक ले जाएं। तो अंग्रेजों ने भाई क्या करा, स्कीम बनाई एक, और 1942 में एक हाई लेवल कमीशन भारत भेजा गया। 1942 में 1942 में जिस मिशन का नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन, याद रखिएगा क्या नाम था, क्रिप्स इंडिया मिशन, याद रखिएगा। तो 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन जो है भाई वो कहां आया, तो याद रखिएगा क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष जो थे, हेड जो थे वो कौन थे, जिनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इन भाई साहब का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है भाई। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने आकर के गांधी जी से मुलाकात की और कहा भाई आप एक काम कीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भाई आजादी दे देंगे। अब गांधी जी ने कहा कि देखिए क्रिप्स बाबू बात ऐसी है, आप हमसे समझौता तो मत कीजिए, रही बात आजादी की तो वो हम लेकर रहेंगे और आपको देनी पड़ेगी। और उन्होंने इस क्रिप्स से नाराज होकर के, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा एक मूवमेंट छेड़ दी। 9 अगस्त 1942 को एक मूवमेंट छेड़ दिया, एक आंदोलन छोड़ दिया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा गांधी जी ने स्क्रिप्ट से नाराज होकर के क्या छोड़ दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस स्क्रिप्ट को उन्होंने एक नाम दिया, इस स्क्रिप्ट को उन्होंने कहा क्या, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा भाई, पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने कहा ये ऐसा चेक है जो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब मान लीजिए उन्होंने कहा ये हमें आजादी के झूठे सपने दिखा रहा है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी हमें क्या नहीं करेगा, आजाद नहीं करेगा। उसने कहा बहुत बड़ा झूठा इंसान है। चलिए यहां तक बात समझ। अब भारत ने तो साथ दिया नहीं भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, चरम की तरफ बढ़ रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले जो हमारी एलाइड पावर्स थी भाई, एलाइड पावर देखिए दो तरह की पावर थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एक जो हारी थी और एक जीती थी। तो जीतने वाली जो पावर थी उन्हें एलाइड पावर्स कहा गया, जिसमें आपके बहुत बड़े बड़े देश थे, फ्रांस था, रशिया था, अमेरिका था, इंग्लैंड था। दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर, जिसमें इटली, जर्मनी और तीसरा जापान था। ठीक है। तो जो एलाइड पावर्स थी वो सबसे पहले कहां घुसी, वो भाई साहब सबसे पहले घुसी, याद रखिएगा इटली में। और इटली का जो डिक्टेटर था जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, भाई साहब इसे जो है ये भाग रहा था और इसे रोम शहर की सड़कों में इटली में पकड़ लिया गया और भाई साहब उल्टा टांग दिया गया और कई दिनों तक इसे मार पीटने के बाद 30 गोलियां इसके चेहरे के अंदर डाल ली गई और इस तरह से बेनिटो मुसोलिनी का क्या किया गया, खात्मा किया गया एलिड फोर्सेस के द्वारा। चलिए अब ये देख करके हमारे एडोल्फ हिटलर साहब जो कि थे घबरा गए। इन्हें लगा भाई अब जो एलाइड फोर्सेस हैं वो कहां आएंगी, वो जर्मनी की तरफ बढ़ेंगे, और इन्हें पता भी लग चुका था कि वो बढ़ चुकी हैं जर्मनी की तरफ। तो इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद ही क्या किया कि अपनी गर्लफ्रेंड थी इनकी ईवा ब्राउन्स भाई, उनके साथ मिलकर के क्या कर लिया, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब ये दो देश तो हो गए भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर से साइड में। अब एक देश और बचा जिसका नाम था जापान, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था, जापान। ठीक है भाई। तो जापान को बहुत बार समझाया गया कि आप सरेंडर कर दो, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो देश हट चुके हैं, आप भी हट जाओ और खत्म करते हैं इस युद्ध को। लेकिन जापान जो था भाई बहुत बड़ा हीरो बन रहा था अपने आप को, और जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जापान ने क्या किया कि जापान ने क्या किया कि अमेरिका का एक नवल बेस हुआ करता था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो जापान ने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उसे ऑपरेशन टोरा के तहत क्या कर दिया भाई साहब, उड़ा दिया। और इसमें अमेरिकन के कई सारे सैनिक मारे गए। तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा भाई अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भाई साहब ये पूरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, सॉरी, जापानीज को सबक सिखाया जाएगा जिसे सारी जो है क्या रखेगी, दुनिया याद रखेगी जापानियों को। और भाई साहब उन्होंने कर दिखाया। तो दिन था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1942 का, आप लोग जानते हैं इस दिन क्या हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का दिन था। इस दिन जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए गए, आप जानते हैं लिटिल बॉय और फेट्समैन नाम के। ठीक है भाई। और साथ ही साथ जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और क्या हुआ, जैसे ही जापान ने सरेंडर किया और वैसे ही आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया भाई, खत्म हो गया यहां से। ठीक है भाई, जापान के सरेंडर करते ही सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि भाई युद्ध तो वो जीत चुके हैं, ठीक है ना, युद्ध तो वो जीत चुके हैं, लेकिन उनकी जो सारी सेना थी, आधी से ज्यादा सेना बर्बाद हो चुकी है युद्ध में लड़के, ठीक है, उनका जो सारा शाही खजाना था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, तो खाली हो चुका है। अब भाई अंग्रेजों के पास ना तो इतनी ताकत बची थी और ना ही इतने पैसे बचे थे कि वो दुनिया पर क्या कर सके, शासन कर सके। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया भैया, दुनिया भर के देशों को क्या करा, गुलामी से आजाद करना शुरू कर दिया, ठीक है, और जिसमें हमारा भारत भी था एक, ठीक है। तो इसके बाद और 1946 में एक और हाई लेवल कमीशन भारत में लाया गया जिसका नाम था 16 मई 1946, भाई डेट याद रखिएगा, 16 मई 1946 को एक हाई लेवल कमीशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया जिसके अध्यक्ष 3 लोग थे, जिसके तहत 3 लोग आए। एक कौन आए, एक तो क्रिप्सी आए थे ये वाले, साथ ही साथ इनके साथ आए थे एक अलेक्जेंडर और एक आए थे लॉरेंस। अलेक्जेंडर और दूसरे आए थे लॉरेंस, ठीक है भाई, ये 3 लोग भारत आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और याद रखिएगा इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या हुआ था, हमारी संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर के तैयार हुई थी। भाई जल्दी बता दीजिएगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से कि आपको यहां तक की कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा जो डिमांड हुई संविधान बनाने की, मांग कब हुई, 1934 में, मांग स्वीकार कब हुई, 1940 में, और फाइनली संवैधानिक सभा कब बनी, तो 1946 में संवैधानिक सभा बनकर के तैयार हुई। तो 12 साल लग गए, कितने लग गए भाई, 12 साल, 1934 से लेकर के 1946 तक। तो संविधान के मांग से लेकर मांग स्वीकार होने तक से लेकर के संवैधानिक सभा बनने तक समय कितना लग गया, तो 12 वर्ष का समय। तो 12 वर्ष का समय टाइमलाइन लगी है जो कि भारतीय की संवैधानिक सभा बनकर के यहां से क्या होगी भाई, तैयार होगी। भाई उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी इतनी। तो अगर समझ आ गई है तो चलिए आगे चलते हैं भाई। यहां तक कोई अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा एक बार। और भाई जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं भी आपको ये वादा करता हूं कि आपको भाई कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करवाने दूंगा, यही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा भाई तभी हम लोग करेंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे सभी लोग, आपको पूरी जीके ऐसी करवा दूंगा कि ना तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, यहां तक कि चाहे आप हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप HAS का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे जीके करवा दूंगा जो आपने ना किया होगा ना कोई करवा पाएगा आपको। क्लियर है बात? तो चलिए आ जाइए आगे, ठीक है, आगे की बात समझते हैं भाई मित्रों, आगे की बात समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ भाई, यहां तक अगर बात क्लियर है तो इसके आगे की बात समझते हैं हम लोग कि आगे क्या हुआ। अब भाई भारत की संवैधानिक सभा बनकर के तैयार होगी, चलिए समझते हैं। तो भारत की संवैधानिक सभा में क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत की संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य हुआ करते थे। तो याद रखिएगा भारत की संवैधानिक में टोटल सदस्य कितने थे, 389 मेंबर थे। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये सदस्य आए कहां कहां से थे, ठीक है ना, 389 मेंबर्स। तो याद रखिएगा उस समय देखिए हमारे देश में किसी भी तरह के राज्य तो होते नहीं थे, उस समय तो हमारे देश में प्रांतें हुआ करती थी, प्रोविंसेस हुआ करती थी भाई, बंबई प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है ना, इस तरह की प्रांतें हुआ करती थी हमारे देश में, ठीक है। तो हमारे देश में उस समय कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी, 15 प्रोविंसेस थी, कितनी थी, 15 प्रांतें हुआ करती थी, जिसमें से 11 गवर्नर और याद रखिएगा 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है ना, मतलब 11 बड़ी और 4 छोटी। 11 में अंग्रेजों का गवर्नर बैठता था और 4 में अंग्रेजों का कौन बैठता था, तो चीफ कमिश्नर बैठा करता था, ठीक है। अब इसके बाद याद रखेगा कि 389 मेंबर्स, ये लोग कहां से आए थे, तो 389 में से याद रखेगा 292 मेंबर्स, ठीक है ना, 292 सदस्य आर इलेक्टेड फ्रॉम, कहां से आए थे, फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 292 सदस्य इलेक्शन लड़ करके निर्वाचित होकर के आए थे, कहां से, तो 11 गवर्नरी प्रांतों से। इसके अलावा याद रखिएगा भाई 4 मेंबर्स, ठीक है ना, 4 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम, 4 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम
4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस, तो 4 सदस्य जो है 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे, जिन्हें कहा जाता है मुख्य आयुक्त प्रांत, जिसमें कौन कौन सी थी, तो याद रखिएगा मुख्य आयुक्त प्रांत थी दिल्ली, अजमेर, ठीक है, कुर्ग और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, तो ये 4 क्या थी भाई, याद रखिएगा चीफ कमिश्नरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 याद रख लीजिएगा, बचे 11 अपने आप ही याद हो जाएंगी, मतलब इनको छोड़ करके जितनी भी प्रांत थी वो गवर्नरी प्रोविंसेस थी। समझ गए बात को? चलिए आगे आ जाइए। अब बचे 93 मेंबर्स, 93 मेंबर्स। अब ये कहां से आए थे भाई, बड़ा क्वेश्चन है कि ये कहां से आए थे 93 सदस्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उस समय जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में राजा महाराजाओं को भी कमी नहीं थी हमारे देश में, और आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे राजा थे भाई, सौराष्ट्र का राजा, इंदौर का राजा, पटियाला का राजा, ठीक है भाई, जैसलमेर का राजा, उदयपुर का राजा, बहुत सारे, हैदराबाद के निजाम, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हमारे देश में हुआ करते थे। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को क्या किया गया, भेजा गया किसके पास, राजा महाराजाओं के पास, कि भैया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राजा महाराजाओं के पास गए और उन्होंने राजा महाराजाओं से कहा कि भाई अब हमारा देश आजाद हो चुका है, और राजाओं को कहा कि आप जानते हैं कि हमने लोकतंत्र को बनाया है, इस देश में डेमोक्रेसी को बनाया है, अब आपका शासन तो चलेगा नहीं, अब आप एक काम कीजिए, या तो खुद अपने आप अपना विलय भारत के साथ कर लीजिए, वरना जो है बाद में आप पे आक्रमण कर दिया जाएगा और फिर आप लोग हमसे रहम की उम्मीद भी मत रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा अगर अभी अपनी मर्जी से हो जाएंगे तो हम आपको खुश होकर आपको इनाम भी देंगे, भाई क्या देंगे, इनाम भी दिया जाएगा। तो पहले तो राजाओं ने बड़ा ना किया, लेकिन बाद में फाइनली जब इन्हें कहा कि भैया आप भारतीय सेना आपके ऊपर अटैक कर देगी, तो फाइनली वो लोग क्या हो गए, वो लोग मान गए, राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से एग्री करके। सिर्फ हैदराबाद के निजाम नहीं माने थे, उन्हें बहुत बाद में जो है फाइनली मिलिट्री पुलिस अटैक करके जो है उन्हें मिलाया गया था भारत में निजामों को, वो बाद में बात करेंगे किस दिन। सिर्फ हैदराबाद को निजाम को छोड़ के सारे मान गए। तो जब वो मान गए तो राजाओं ने कहा भाई सरदार साहब आपने हमसे वादा किया था कि अगर हमने अपना विलय भारत के साथ कर लिया तो आप हमें जो है क्या करेंगे भाई, आप हमें इनाम देंगे। तो सरदार साहब ने कहा भाई, वल्लभ भाई पटेल साहब ने कि हाँ भाई बिल्कुल कहा था कि हम आपको इनाम देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा भाई काम कीजिए, हमारे देश की संवैधानिक सभा बन रही है और हम संविधान बना रहे हैं, उसमें हमें आपका भी योगदान की जरूरत है, तो आप कीजिए, कुछ बंदों को भेज दीजिए अपने यहाँ से। तो याद करिए राजा लोग इसी में खुश हो गए, भाई तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू जा और तू जा संवैधानिक सभा में, वाह भाई मजे आ गए। तो ये 93 मेंबर्स याद रखिएगा, आर नॉमिनेटेड, ये इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, ये क्या आए थे, आर नॉमिनेटेड फ्रॉम 29 प्रिंसिली स्टेट्स, ठीक है। तो 93 सदस्य 29 राजघरानों से या देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी संवैधानिक सभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे, तो कितने थे भाई, 292 और प्लस 4 कितने, 296 सदस्य क्या थे, निर्वाचित थे, जिसमें से याद रखिए 208 सीटें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी, और याद रखिएगा 15 सीटें जो थी वो अन्य के खाते में गई थी, जैसे स्वराज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के पास, ठीक है ना। तो ये रेशो जरूर याद रखिएगा 296 का। बाकी ये लोग तो मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे, इलेक्शन लड़के ये लोग नहीं आए थे। यहां तक उम्मीद करता हूं भाई बात क्लियर होगी होगी, कहां से कैसे कैसे सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और कैसे सदस्य नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी पे चलते हैं भाई, इसके बाद क्या हुआ था। अब आप लोग देख रहे हैं एक चीज कि ये डेटा जो है संवैधानिक सभा के सदस्य, ये 389 है, ये 390 भी हो सकता था, 380 भी हो सकता था, लेकिन ये बड़ा अजीब सा डेटा है 389। ऐसा क्यों है? देखिए उस समय ये डिसाइड किया गया कि संवैधानिक सभा पे एक सदस्य, संवैधानिक सभा में एक सदस्य जो है वो 1 मिलियन या फिर 10 लाख, याद रखिएगा, या फिर 10 लाख की आबादी पे संवैधानिक सभा में एक सदस्य जो है वो चुना जाएगा। तो उस समय हमारी जनसंख्या भारत की कितनी थी, तो याद रखिएगा उस समय हमारी जनसंख्या थी 38 करोड़ और 90 लाख। तो 38 करोड़ 90 लाख पे कितने सदस्य चुने गए, 389 मेंबर्स। मैं आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके भाई पश्चिम तक कितने थे, मात्र 1,05,000, मात्र 1,05,000। तो दोस्तों इतर से ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि 1,05,000 लोगों का सामना 38 करोड़ 90 लाख लोग नहीं कर पाए। 38 करोड़ 90 लाख लोगों पे क्या हुआ, राज किया मात्र 1 लाख लोगों ने।
इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती भाई हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा देश शुरू से ही कई धर्मों में, कई जातियों में बटा हुआ है, ठीक है ना। हमारे भारत में आपको, आप देखेंगे हमारे भारत में आपको हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, ठीक है ना, और बहुत सारी जातियां मिलेंगे, एससी मिलेंगे, एसटी मिलेंगे, ओबीसीज मिलेंगे, ठीक है भाई, झारखंडी मिलेंगे, उत्तराखंडी मिलेंगे, हिमाचली मिलेंगे, हरियाणवी मिलेंगे, ओडिया मिलेंगे, ठीक है, बिहारी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदुस्तानी नहीं मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही कारण था भाई, वो कहा जाता है ना, बड़ी महान फिलोसफर्स ने कहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो हम एकता में रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर अलग अलग रहेंगे, छिन्न भिन्न रहेंगे तो क्या होंगे भैया, गिर जाएंगे। और इसी का अंग्रेजों ने क्या किया, फायदा उठाया हमारे ऊपर। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक सारी बात क्लियर होगी होगी। सदस्य कहां से आए, अब इससे आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। इससे आगे क्या हुआ भाई, अब संवैधानिक सभा के सदस्य भी चुन करके आगे। अब संवैधानिक सभा की पहली बैठक, अब संवैधानिक सभा के सदस्य भी आगे। और याद रखेगा संवैधानिक सभा की पहली बैठक जो कि होती है, याद रखेगा 9 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा की पहली बैठक होती है किस दिन, तो 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की मित्रों पहली बैठक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस दिन होता क्या है, जैसे कि डिसाइड कर लिया गया होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है उन्हें क्या किया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा इस दिन संवैधानिक सभा का। लेकिन 8 तारीख की शाम को, 8 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब फोन करते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे तो तेज वायरल फीवर हो रहा है और मैं तो भाई कल आ नहीं सकता। भाई समझ रहे हैं बात को, भाई देश में तो हड़कंप मच जाता है। भाई संवैधानिक सभा की पहली बैठक, देश को 200 साल के बाद जो है आजादी मिलने जा रही है और भाई साहब अध्यक्ष गायब हो गया, तो कैसे कार्रवाई करेंगे। तो उस समय हमारा खुद का कोई संविधान तो था नहीं जिसमें यह देखा जाए कि किया क्या जाए एक्चुअली में। तो क्या किया गया भाई, हमारे देश में उस समय फ्रांस के संविधान को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी और फिर संविधान के पन्ने पलट गए फ्रांस के, और देखा गया अगर ये स्थिति फ्रांस में होती तो वहां क्या किया जाता। तो वहां पे लिखा गया था कि जो भी सबसे बुजुर्ग मेंबर होगा, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उसे एक दिन के लिए टेम्परेरी चेयरमैन जो है संवैधानिक सभा का बना दिया जाएगा। तो भाई देखा गया 389 मेंबर्स में से सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है, तो याद रखेगा 81 वर्ष के निकल करके आए कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को याद रखेगा एक दिन के लिए टेम्परेरी चेयरमैन या क्या बना दिया गया, अस्थायी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष जो है संवैधानिक सभा का बना दिया गया। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, 81 साल के थे और सबसे बुजुर्ग सदस्य थे ये कहां के, संवैधानिक सभा के। अगली चीज, अब आ जाइए अगली बात पे। अब 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया जाता है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद रखिएगा भारत क्या बना दिया जाता है, परमानेंट चेयरमैन, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है कहां का, हमारी संवैधानिक सभा का। और इसी दिन एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी साहब। तो एच.सी. मुखर्जी साहब को संवैधानिक सभा का वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष, ताकि कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ना पाए तो कार्यवाही उनकी जगह पे उपाध्यक्ष कर ले, मतलब किसी बुजुर्ग को ना बनाना पड़े, तो इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है, उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव साहब। तो बी.एन. राव साहब को संवैधानिक सभा का एडवाइजर, सलाहकार क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। और सलाहकार नियुक्त करके क्या किया गया, इन्हें कहा गया भैया आप जाओ, और अगले दिन 60 देशों की यात्रा पे भेज दिया गया इन्हें, और कहा गया भैया जहां जहां संविधान बन चुका है वहां वहां जाइए और वहां वहां से अच्छी अच्छी चीजें आप लेकर के आइए, तो हम उसे अपने भी संविधान में क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। तो ये यहां तक की कहानी सबको उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। अब आते हैं अगली तीसरी बैठक पे जो कि हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया क्या भाई, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस दिन एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संवैधानिक सभा के लिए, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। भाई हिंदी में भी मैं बोलता जा रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखते रहे,
ठीक है ना। इंग्लिश में तो मैं लिख ही रहा हूं यहां पे, और आप जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखते रहे साथ ही साथ, ठीक है। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आप कहेंगे सर ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव था जिस पर हमारा संविधान आधारित था, समझिए। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया संवैधानिक सभा के लिए। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को याद रखेगा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा। तो 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया, ठीक है भाई। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं आपको, और नहीं आई तो भाई वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा फिर से, कोई टेंशन तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास चल रही है दोबारा नहीं देख सकते, दोबारा भी देख सकते हैं तो अवेलेबल है भाई, ठीक है ना, आप लोगों के लिए बनाई गई है। अब आगे की कहानी समझते हैं क्या हुआ इसके बाद, ठीक है, इसके आगे की कहानी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वो 14 अगस्त को भारत से अलग हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। लेकिन इसका फैसला भाई 14 अगस्त को थोड़ी हुआ था, इसका फैसला पहले हो चुका था। और याद रखेगा किस दिन इसका फैसला हुआ था, तो याद रखेगा 3 जून 1947 को हमारे देश में आया था माउंट बेटन प्लान। तो माउंट बेटन योजना आई थी हमारे देश में, क्या आया था भाई, माउंट बेटन प्लान। और इस माउंट बेटन प्लान के तहत याद रखेगा ये चीज डिसाइड कर ली गई थी फाइनली कि पाकिस्तान जो है क्या होगा, भारत से अलग होने वाला एक देश बनेगा, अलग होकर क्या बनेगा, एक देश बनेगा। ये माउंट बेटन प्लान या 3 जून 1947 को ये चीज डिसाइड हो गई थी। पाकिस्तान भाई जिसके बारे में बात करते हैं आज थोड़ी सी, पाकिस्तान है ना भाई। देखिए पाकिस्तान सभी जानते हैं, ये शब्द किसने दिया है, तो चौधरी रहमत अली साहब ने, चौधरी रहमत अली साहब ने ये शब्द दिया है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था, पाकिस्तान एक मांग थी, एक डिमांड थी जो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी थी, और एक्सीडेंटली ये शब्द बना था क्या भाई, पाकिस्तान। समझिए बात को यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ हिस्सों की मांग की गई थी, जैसे पी से मांग की गई थी पंजाब प्रांत की, ठीक है ना, पंजाब प्रांत की। ए से मांग की गई थी अफगान प्रांत की, ठीक है ना भाई। के से डिमांड की गई थी कश्मीर की। आई से डिमांड की गई थी इंडस की, ठीक है ना। एस से डिमांड की गई थी सिंध की, और तान से डिमांड की गई थी भाई बलूचिस्तान की। क्लियर है बात, बलूचिस्तान की, ठीक है। तो इन हिस्सों की मांग की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा आईएनसी के सामने, तो एक्सीडेंटली ये शब्द बना था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था, एक मांग थी, एक डिमांड थी जो कि मुस्लिम लीग ने रखी थी, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इस उत्तर पश्चिमी प्रांत से एक व्यक्ति निकल के आया जिस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान एक व्यक्ति निकल करके आया जिसकी भारत की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका थी, जिसने भारत की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका, बहुत अहम रोल निभाया था। और याद रखिएगा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब पहला विदेशी है, याद रखिएगा, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फर्स्ट फॉरेनर, ठीक है ना, पहला विदेशी जिसे क्या मिला था, जिसे भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा भारत रत्न। और आज तक इतिहास में 3 ही विदेशियों को भारत रत्न से, याद रखिएगा, क्या किया गया है भाई, सम्मानित किया गया है। भाई उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर कीजिए, और मुझे भी एनर्जी तभी मिलेगी जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तभी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स बहुत अच्छे से बना करके लेके आऊंगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और पूरा कहानी के बेस पे समझाऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और वादा है मेरा, आपको किताब नहीं उठाने दूंगा किसी भी तरह की, कोई भी, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो खान अब्दुल गफ्फार याद रखेगा। और भारत के इतिहास में 3 विदेशियों को, जैसे कि मैं बता चुका हूं, भारत रत्न मिला आज तक। तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि कहां थे, अफगानिस्तान से। दूसरी थी मदर टेरेसा जो कि कहां से थी, अल्बानिया से। और तीसरे थे नेल्सन मंडेला, कहां से, अफ्रीका से, याद रखेगा। इन 3 ही व्यक्तियों को किस चीज से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न से। चलिए भाई यहां तक की बात क्लियर होगी अब आपकी, यहां तक की बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगी, ठीक है भाई। अब याद रखिएगा हमारे देश में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसे कहा जाता है हिंदी में प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी,
ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है इसके क्या थे भाई? चेयरमैन थे। और इस कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने थे? तो 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया भाई? प्रारूप पेश करने शुरू किए। क्या पेश करने शुरू किए? प्रारूप पेश करने शुरू किए। अब आप कहेंगे सर ये प्रारूप क्या होते हैं? तो प्रारूप होते हैं संविधान की रफ कॉपियां। देखिए संविधान जैसी चीज कभी एक दिन में तो बन नहीं सकती, थोड़ा टाइम चाहिए ना। तो प्रारूप पेश किए गए, ड्राफ्ट पेश किए गए इस संवैधानिक सभा द्वारा संविधान के। तो पहला प्रारूप जो पेश किया गया संविधान का, वो किस दिन पेश किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया 4 नवंबर 1948 को, पहला प्रारूप। इस पे डिस्कशन किया गया बहुत दिनों तक और इसे रिटर्न कर दिया गया। कहा गया इसमें बदलाव करो बहुत सारे, कोई बात नहीं। बदलाव करने के बाद दूसरा प्रारूप पेश किया गया। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1948 को। इस पे भी बहुत सारे डिस्कशन किए गए और इसे भी क्या कर दिया गया? संवैधानिक सभा को वापस कर दिया गया बहुत सारे बदलाव करने के लिए। अब तीसरा और अंतिम प्रारूप पेश किया गया, याद रखिएगा कब? तो 14 नवंबर 1949 को, 1949 को, याद रखिएगा चीज, ठीक है। और इसे डन कर दिया गया संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा। इसे कहा गया ओके भाई ये क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? ये सही है। तो हम चाहते तो 14 नवंबर 1949 को अपना संविधान अपना सकते थे, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे देश में 26 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 26 तारीख को, 26 नवंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 26 तारीख को आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उस दिन को सम्मानित करने के लिए और याद रखने के लिए, सम्मानित करा जा सके और याद रखा जा सके, इसलिए जो संविधान 14 नवंबर 1949 को अपनाया जा सकता था, वो 14 नवंबर 1949 को ना अपना करके किस दिन अपनाया गया? तो याद रखेगा 26 नवंबर 1949 को वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अपना संविधान अपनाया। समझ गए बात? यहां तक जल्दी बताएं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 भाई, 24 जनवरी 1950 इस दिन संवैधानिक सभा की लास्ट मीटिंग होती है। क्या होती है? अंतिम बैठक। संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक होती है, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमने अब अपना संविधान लागू करना था, और अपना संविधान लागू करना था तो भाई फिर से यार कहा गया यार 24 तारीख, तो फिर से 26 तारीख बड़ी भाई इंपॉर्टेंट डेट है। तो फिर क्या किया गया भाई? एक दिन की और छुट्टी दी गई संविधान में, और जो संविधान 24 जनवरी को लागू हो सकता था उसे 24 जनवरी को ना लागू करके किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान क्या किया? एनफोर्स्ड किया, लागू किया। हमने अपने संविधान को क्या किया? एनफोर्स्ड मतलब लागू किया भाई। समझिए अब बात को, ठीक है ना। तो हमने अपना संविधान क्या किया भाई? यहाँ पे लागू कर दिया और हमारा संविधान चल पड़ा। और भाई इसी दिन जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति भी डिक्लेयर कर दिया गया, पहला राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था। अभी तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे किया जाता है? निर्वाचक मंडल। हम राष्ट्रपति करेंगे उसमें सारी चीजें समझेंगे कैसे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है और कौन कौन लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। इस सारी चीजों पर भी क्या करेंगे भाई? हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है? हमने अपना संविधान लागू कर दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे भाई। ये अभी एट प्रेजेंट आर्टिकल्स की बात करें तो 450 प्लस हो चुके हैं अनुच्छेद। 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 22 भाग से 25 भाग हो चुके हैं, और लगभग कुल मिला के 104 संशोधन अमेंडमेंट्स हो चुके हैं संविधान में, यानी कि बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स, संशोधन किए जा चुके हैं। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है भाई। और याद रखिएगा भारत के संविधान को बनने में कुल समय कितना लगता है? तो याद रखिएगा भारत के संविधान को बनने में कुल समय 2 साल, ठीक है ना, 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं, ठीक है भाई।
2 साल 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को तैयार होने में लगते हैं। और कुल सत्र कितने लगते हैं? तो 11 सेशंस। कितने? 11 सत्र, 11 सेशंस लगते हैं। टोटल 11 सत्र बिठाए गए संविधान को बनने के लिए। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और याद रखेगा उस समय जो कॉस्टिंग आई थी, कितनी आई थी? 64 लाख रुपए की। 64 लाख रुपए लगे थे उस समय 1950 में, 1950s में कितने लगे थे? 64 लाख रुपए लगे थे। याद रखिएगा ये चीज के बारे में, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि भारत के संविधान का नेचर कैसा है भाई? भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है? देखिए नेचर 2 तरह के होते हैं संविधान के। एक होता है यूनिटरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है एकात्मक, और एक होता है फेडरल, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघात्मक। तो एकात्मक और संघात्मक, तो देखिए फर्क क्या है दोनों में। तो एकात्मक का मतलब होता है जिस देश में ओनली वन गवर्नमेंट, एक ही सरकार हो, ठीक है ना, एक ही सरकार हो, केंद्र भी वही, राज्य भी वही और लोकल भी वही सरकार, ठीक है ना। और फेडरल का मतलब होता है शक्तियां बटी हुई हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है ना। जैसे कि भारत में है तो केंद्र के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के लिए राज्य सरकार और लोकैलिटी के लिए पंचायतें, ठीक है भाई। तो शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारा जो संविधान का नेचर है ना तो वो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। हमारे संविधान का नेचर क्या है? क्वासी फेडरल, मतलब अर्ध संघात्मक। क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस समय हमारे देश में अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास, केंद्र के पास। तो हम जो है भाई, भारत जो है वो ज्यादातर संघात्मक रहता है। कभी कभी जब 352 हमारे देश में आर्टिकल 352 लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस दौरान हम क्या हो जाते हैं? तो उस दौरान हम एकात्मक हो जाते हैं। तो ना एकात्मक ना संघात्मक, क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक का मतलब है ज्यादातर संघात्मक और कभी कभी एकात्मक। भाई क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी बताएं भाई, अगर यहां तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई तो ये हमने संवैधानिक सभा पढ़ी, ये हमने संवैधानिक सभा पढ़ी है और उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को ये सभी चीजें जो है पसंद आई होंगी भाई, ठीक है। और अगर पसंद आई है तो भाई बिल्कुल तो हमें रिस्पॉन्ड भी करें। और आगे आगे सभी वीडियोस जो बनाऊंगा वो वीडियो ऑन डिमांड बनाऊंगा। आप सबसे सनराइज एकेडमी के जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर पोलिंग करवाऊंगा 4-5 टॉपिक्स की, और जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक को लेके वही टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे आपकी डिमांड पे। जो टॉपिक्स आप डिमांड करेंगे जिसमें आपको दिक्कत आती है समझने में, उन्हीं टॉपिक्स को मैं समझाऊंगा, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट आप लेके आए टीजीटी आर्ट्स के लिए, कोई समस्या नहीं है। आप लोग बताएं मुझे और मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर जय हिंद, चलते हैं। अब आज के लिए इतना बहुत है। एंड इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। भाई जय हिंद स्टूडेंट्स।